हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल गैलेक्सी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जैसा कि आपको नेम से ही पता लग रहा होगा, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, प्लांट्स एंड एनिमल्स की कंजर्वेशन के बारे में। हम प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे कंजर्व करके बचा करके रख सकते हैं। इनके अलावा हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स की कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, हम उन्हें कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, और अगर हम प्लांट्स एंड एनिमल्स की कंजर्वेशन करके ना रखें, उन्हें बचा करके ना रखें, तो क्या होगा। इनके अलावा हम कुछ टर्म्स, उनकी डेफिनेशंस भी देखेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एज़ यूजुअल हम हर चैप्टर को कुछ पार्ट्स में पढ़ते हैं, तो ये बहुत छोटा सा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये हमारा सिर्फ 2 पार्ट में ही पूरा कवर हो जाएगा। तो पार्ट 1 में हमें 6 टॉपिक्स को कवर करना है, जिनके नेम मैंने लिखे हुए हैं, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। First is deforestation and its causes. Second, consequences of deforestation. Third, conservation of forest and wildlife. Fourth, biosphere reserve. Fifth, flora and fauna. And last, sixth is endemic species. आज हम ये 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे। इनके अलावा जो पार्ट 2 के 6 टॉपिक्स दिख रहे हैं, इन्हें हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलो जल्दी से पार्ट 1 यानी कि जिसका जो फर्स्ट टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। तो जो ये वर्ड दिख रहा है डिफॉरेस्टेशन, इसका मतलब क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कटिंग और क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है प्लांट्स की कटिंग करना, और वो जो लैंड है उसको हम अदर पर्पस के लिए यूज़ कर लें, इसी चीज़ को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब देखो बच्चों, हम डिफॉरेस्टेशन क्यों हो सकते हैं, या तो हमें लैंड की ज़रूरत है, या फिर जो हम प्लांट्स काट रहे हैं हमें उनकी ज़रूरत है ना। वुड से हमें कितने सारे फ़ायदे होते हैं, कितने सारे काम करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब है फॉरेस्ट को काटना। क्यों, या तो हम उस वुड को यूज़ करें या फिर उस लैंड को यूज़ करना अपने किसी भी काम के लिए। नाउ व्हाट आर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मीन्स डिफॉरेस्टेशन होता क्यों है। तो इसके मैंने 7 कॉजेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज यूजिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। भाई फॉरेस्ट में से जितने भी पेड़ पौधे थे उन्हें काट दिया और वहाँ पे हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, मतलब खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। तो ये पहला रीज़न हो सकता है। सेकंड, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर रीज़न है, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। फॉरेस्ट को काट के देखा होगा आपने कि घर बना लिए जाते हैं या फिर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज डाल दी जाती हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है डिफॉरेस्टेशन का। थर्ड इज कटिंग वुड फॉर डोमेस्टिक यूज सच एज फ्यूल और चारकोल। लकड़ियों को काटना, जैसे कि जंगल वाले इलाके होते हैं, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, तो वहाँ पे हर जगह तो गैस सिलेंडर है नहीं, तो लोग क्या करते हैं, जंगल से लकड़ी लेके जाते हैं। जैसे आपने स्टोरीज में भी सुना होगा, पहले की होती थी कि सुबह से शाम तक लकड़ी लेके आते थे, बाजार में बेचते थे, या फिर घर का चूल्हा उन लकड़ियों से ही जलता है। तो थर्ड यूज़ क्या है हमारा, कि वुड्स को कट करना। क्यों, अपना डोमेस्टिक यूज़ के लिए, एज अ फ्यूल उसको यूज़ करना। आपको अच्छे से पता होगा फ्यूल क्या होता है, हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। नाउ फोर्थ इज कटिंग वुड फॉर कमर्शियल यूज सच एज मेकिंग फर्नीचर। कमर्शियल यूज़ क्या होता है, ऐसा यूज़ जिसको करके हमारे पास पैसे आ रहे हैं। मीन्स लकड़ियों को काट के हम बेच के आ रहे हैं, या जैसे फर्नीचर उनसे बना लेते हैं। तो ये सारे यूज़ क्या हैं, उसके कमर्शियल यूज़ है, इसीलिए भी डिफॉरेस्टेशन होता है। फिफ्थ, लास्ट के जो 5, 6, 7 है, ये तीनों ही नेचुरल वेज हैं कि कभी कभी नेचर की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। अभी तक जो हमने पांचों पढ़े, इसमें तो सीधा सीधा इंसान का हाथ है, अगर ह्यूमन काटेगा तभी डिफॉरेस्टेशन होगा। लेकिन ये जो लास्ट के 3 पॉइंट्स है, ये क्या है, हमारे नेचर से रिलेटेड है। मीन्स फिफ्थ है नेचुरल कैलामिटीज लाइक फॉरेस्ट फायर। जंगल में आग लग जाती है, उससे क्या होता है, पेड़ पौधे सब खराब हो जाते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन हो जाती है।
सिक्स्थ है सेवर ड्रॉट्स, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाना, तो प्लांट्स जिंदा रह ही नहीं पाएंगे बहुत ज़्यादा सूखे में, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। सेवन्थ इज लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स मतलब एक लैंड जब खिसक के दूसरी जगह चली जाती है तो वहाँ उस लैंड के ऊपर जो भी चीज़ें होंगी, प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास, जो भी है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये लैंडस्लाइड्स के बारे में आपने बहुत अच्छे से जियोग्राफी में पढ़ा होगा। तो ये 7 पॉइंट्स थे हमारे कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या रीजंस है। फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ सेकेंड इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अभी हमने पढ़ा डिफॉरेस्टेशन होता क्या है और क्या क्या रीजंस है डिफॉरेस्टेशन के पीछे। अब हम पढ़ेंगे जब डिफॉरेस्टेशन हो गया, मतलब फॉरेस्ट खत्म हो गए, प्लांट्स हमने काट दिए, उसके बाद अब क्या क्या असर पड़ेगा नेचर पे। तो एक सबसे छोटी सी चीज़, एक इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ कि जब भी कोई चीज़ होती है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, तो इससे या तो कोई चीज़ इंक्रीज होगी, नेचर एक तो बिगड़ेगा ही। ट्रीज भाई बहुत मेन कंपोनेंट है नेचर का, अगर हम ट्रीज को ही कट कर देंगे तो क्या होगा, या तो कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी या फिर कोई चीज़ बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल से 10 पॉइंट्स हैं, फटाफट से 10 के 10 को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज इंक्रीज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। हमें पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है बना रहता है, मेंटेन रहता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स को ही काट देंगे, सारे फॉरेस्ट हम खत्म कर दें, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हम लेते जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जाएंगे और पूरे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नाउ सेकेंड इज डिक्रीज इन लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। पानी का जो है ये पता होगा आपको, ग्राउंड वाटर जो है वो ट्रीज मेंटेन करके रखते हैं, पेड़ पौधे जो हैं, ग्राउंड का जो पानी उसके नीचे है, ग्राउंड के नीचे, बहुत नीचे नीचे अंदर सीवर, समर सीवर लगवाते हैं, उनसे खींचते हैं, वो भी बहुत नीचे चला जाएगा अगर हम प्लांट्स को कट कर देंगे तो। थर्ड इज इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। अगर हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो उससे क्या होगा, या तो फ्लड के चांसेस है, बाढ़ आ सकती है, या फिर सूखा भी पड़ सकता है। कैसे, अगर हम जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, सब कुछ पूरा नेचर में बैलेंस बना के रखते हैं। लेकिन अगर हम सारे प्लांट्स ही ख़त्म कर दे तो हो सकता है जो नदी का पानी आ रहा है जिसको वो सोखते जाते हैं ट्रीज़, वो एकदम ज़्यादा ही आ जाए और फ्लड आ जाए, या फिर ड्रॉट मतलब सूखा भी पड़ सकता है। जहाँ पे कम कम पानी का लेवल होता जाएगा वहाँ पे क्या होगा, सूखा ही तो होगा। फोर्थ इज इंक्रीज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन हमें पता है, सॉइल यानी कि मिट्टी की ऊपर की परत जब उड़ करके आगे चली जाती है उसे कहते हैं हम सॉइल इरोजन। तो जब पेड़ जो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं अगर वही चले जाएंगे तो सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नाउ फिफ्थ इज डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फर्टाइल लैंड विल स्लोली कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स। जहाँ पे हमारे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, मतलब जो मिट्टी है वो उपजाऊ होती है। लेकिन जब हम पेड़ पौधों को ही वहाँ से ख़त्म कर देंगे, काट देंगे, तो क्या होगा, वो जो सॉइल है वो धीरे धीरे ऊपर की मिट्टी चली जाएगी, फिर और नीचे की चली जाएगी। नीचे नीचे जो बेड रॉक्स होते हैं यानी कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं और नीचे क्या होता है, पूरा रेत होती है, तो पूरा ही जो मिट्टी है वो डेजर्ट बन जाएगा। मतलब डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, जो अच्छी खासी सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट्स में। सिक्स्थ इज डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सिंपल सी बात है, मिट्टी तो पानी को पकड़ती नहीं है, जहाँ पे पेड़ पौधे लगे होते हैं वहाँ पे मिट्टी की पानी को पकड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। मतलब जो कैपेसिटी है सॉइल को वाटर को होल्ड करने की, वो किससे इंक्रीज होती है, ट्रीज से, प्लांट से। लेकिन जब हम ट्रीज एंड प्लांट्स को ही कट कर देंगे तो उनकी जो कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की वो भी डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स कम हो जाएगी। सेवन्थ इज वी विल फील शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। हमें पता है हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम फॉरेस्ट पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल वुड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मेडिसिन्स बनती है, पेपर बनता है, कितनी चीज़ें बनती हैं फॉरेस्ट की लकड़ियों से, पेड़ पौधों से। अगर हम सबको ख़त्म कर देंगे तो ये सारी चीज़ें जो हम डिपेंडेंट हैं उन पर हमें इन चीज़ों की कमी महसूस होगी, शॉर्टेज महसूस होगी। नाउ एट्थ इज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज एज, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो मिट्टी है वो कम फर्टाइल हो जाएगी और डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही पॉइंट है कि जो मिट्टी जिसमें फर्टिलिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी अगर हम सॉइल को प्लांट्स को कट कर देंगे तो। नाइन्थ इज डिक्रीज इन रेनफॉल। बारिश भी कम होगी, क्यों, पूरा हमने नेचर को ही एक तरह से, जो प्लांट मेन कंपोनेंट है उसको ही हमने ख़त्म कर दिया,
क्या होता है, जब पानी का ग्राउंड लेवल कम होता जाएगा तो इवेपोरेशन कम होगी, इवेपोरेशन कम होगी तो रेनफॉल के चांसेस भी कम हो जाएंगे। जैसे कि पता होगा आपको, डेजर्ट में बहुत कम बारिश होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड लेवल बहुत नीचे है, इवेपोरेशन करने को ही नहीं मिल रहा, तो रेनफॉल कहाँ से होगी। इसी तरीके से जब हम प्लांट्स को कट कर देंगे और जो हमारी सिंपल सी लैंड थी, अच्छी खासी सॉइल थी, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, तो वहाँ पे रेनफॉल के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। लास्ट है डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। जो फर्स्ट पॉइंट था कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में, इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो जैसे कि हम प्लांट्स को कट कर देंगे और पूरे एटमॉस्फेयर में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा हो गई, उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो डिफॉरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। तो सेकेंड टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ थर्ड इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम पढ़ेंगे कैसे हम कंजर्व करके रखते हैं फॉरेस्ट को एंड वाइल्ड लाइफ को। So there are some rules, laws, methods and policies made by government to protect and conserve forest and wildlife sanctuaries. ऐसे कुछ rules, laws, policies, methods, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने बना रखी हैं, जिनसे कि हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को बचा करके रख सकते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं। To protect forest, wildlife and their habitats, sanctuaries, national parks and biosphere reserve have been made. फॉरेस्ट को और एनिमल्स को या फिर वाइल्ड लाइफ को कह लो, इन सबको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग चीज़ें बना रखी हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स बना रखे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बना रखे हैं, बहुत सारी सेंचुरीज बना रखी हैं। अब ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, अभी हम पढ़ेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है और सेंचुरीज और नेशनल पार्क के बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ आ गया हमारा पॉइंट, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें हम पूरा पढ़ेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे एरियाज होते हैं जो कि किन के लिए बनाए गए होते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में सब कुछ आ जाता है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे एरियाज हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके, बचा करके रखने के लिए बनाए गए हैं। Second is biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. Biodiversity क्या है, बहुत सारी वेराइटीज़ के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। इनको बचा करके रखने को ही के लिए जो जगह बनाई गई है उन्हें ही हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। Now third point is biosphere reserve help to maintain the biodiversity and culture of that area. बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प करते हैं एक तो एनिमल्स को, प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में रहने को मेंटेन करने में, और जो उस एरिया का कल्चर है उसको बनाए रखने में हेल्प करते हैं। नाउ अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। अब जो ये टर्म है ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये बहुत बड़ा एरिया होता है, इसके अंदर छोटी छोटी अलग अलग चीज़ें भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल द पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड भोरी एंड पचमारी। इसमें फॉर एग्जांपल बताया, जैसे कि चैप्टर में बात हो रही है कि बच्चे टूर पे गए हुए हैं, एग्जीबिशन पे गए हुए हैं, तो वो एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जाते हैं जिसका नाम है पचमारी। तो यही चीज़ बताई गई है इस पॉइंट में कि फॉर एग्जांपल एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है पचमारी, उसके अंदर एक तो नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा, और उसी के अंदर 2 सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, एक का नाम है भोरी और एक का है पचमारी। तो ये था बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। नाउ फिफ्थ टॉपिक इज फ्लोरा एंड फौना। इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है। तो सबसे पहले फ्लोरा देखते हैं। फ्लोरा रेफर्स टू द नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूडिंग प्लांट्स, फंजाई, एल्गी इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में जितने भी नेचर से उगने वाली चीज़ें हैं ना, जैसे कि प्लांट्स हो गए,
ग्रासलैंड हो गई, फंजाई, एल्गी, इन सब को फ्लोरा में काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज, ये सारे ही अपने आप नेचर से उगते हैं, तो इन सबको फ्लोरा के अंदर काउंट किया जाता है। अब पढ़ते हैं फौना क्या होता है। तो फौना रेफर्स टू द एनिमल्स लाइफ लिविंग इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया और रीजन। फौना के अंदर सारे एनिमल्स की लाइफ आती है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें बर्ड्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे, फिश भी आ जाएंगी, इंसेक्ट्स भी आ जाएंगे, ये सारे हमारे एनिमल्स में आते हैं, तो इन सबको हम फौना कहते हैं। तो एक क्वेश्चन भी आ सकता है सिंपल, राइट डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। तो सिंपल पहले तो डेफिनेशन लिख देंगे हम, फ्लोरा किसे कहते हैं जो नेचुरली अपने आप उगते हैं, और फिर एग्जांपल डाल देंगे जैसे कि ट्रीज, प्लांट, एल्गी, फंजाई। और फौना क्या होते हैं, सारे एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड्स, एनिमल्स, फिश, इंसेक्ट एट्सेट्रा। तो ये था हमारा फ्लोरा एंड फौना। नाउ सिक्स्थ इज लास्ट टॉपिक है आई थिंक, एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज क्या होते हैं, इसको भी कुछ पॉइंट्स में हम समझेंगे। एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। दे आर नॉट फाउंड नेचुरली एनीवेयर एल्स, वो मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाएंगी, ऐसा नहीं है कि वो हर जगह पाए जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही पाए जाते हैं। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट स्पीशीज में बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। अब एक बात ध्यान रखने की यहाँ पर ये है कि एंडेमिक स्पीशीज में दोनों की बात हो रही है, प्लांट्स की भी एंड एनिमल्स की भी। तो एक पर्टिकुलर टाइप का कोई एनिमल या फिर प्लांट किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर पाया जा रहा है किसी कंट्री के या किसी स्टेट में, तो उस कंट्री का या उस स्टेट का एंडेमिक स्पीशीज माना जाता है। फॉर एग्जांपल साल एंड वाइल्ड मैंगो आर टू एग्जांपल्स ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर से पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व की बात की गई है कि उसके अंदर दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक साल और एक वाइल्ड मैंगो, ये दो एग्जाम्पल है एंडेमिक फ्लोरा के। ध्यान रखें फ्लोरा लिखा है, फ्लोरा क्यों, क्योंकि साल और वाइल्ड मैंगो दोनों ही ट्रीज के एग्जाम्पल हैं जो कि नेचुरली उगते हैं, इसीलिए दोनों एग्जाम्पल है एंडेमिक फ्लोरा के जो कहाँ पाए जाते हैं, पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में। सो आज की क्लास ख़त्म, यहीं पे 6 टॉपिक हमने कवर किए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे के 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म। तब तक के लिए आप इन्हीं को रिवाइज करते रहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।